बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मतुल मुबारक की बहुत ज्यादा मुबारक। आज खूबसूरत सा दिन रहमतों और बरकतों भरा इस उम्मीद के साथ कि अच्छे से स्टार्ट होने जा रहा है। मैं हूं इमरान हसन। ये है इमरान हसन, नाम तो आपने सुना ही होगा। चल, मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीकेंड के लिए आप तैयार होंगे। फ्राइडे डो के मुबारक दिन होता है, लेकिन उसके बाद और मुबारक दिन आते हैं। तैयार हैं, होंगे क्या? कल होंगे? नहीं हो जाएंगे ना। अच्छा। अभी बहुत सुबह होती है कुछ लोगों के लिए। यू नेवर नो, कोई उठा भी ट्रैफिक को देख के नहीं लगता कि बहुत सुबह है। वो तो स्कूल ट्रैफिक को लगता है सारे लोग मतलब रोड पे ही होते हैं। जब आपको सुबह स्कूल जाना पड़ेगा ना और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा तो ऐसे ही रोज। वैसे बिलीव इट और नॉट, आज भी रात को ख्वाब में मैं ना बीकॉम के पेपर्स दे रहा था दोबारा। मतलब मेरा क्लियर नहीं हो रहा ख्वाब में, अभी तक हकीकत में हो गया। खैर, ये ऐसे ख्वाब बड़े खतरनाक होते हैं। खैर जी, एक ख्वाब दुनिया भर में अमन का भी है कि दुनिया भर में अमन रहे। और आज वैसे इंसानी हुकूक के वाले से भी हमने बात करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक ट्रेंड दुनिया में भारत ने शुरू किया कि खेलों के अंदर सियासत को लेकर आना या सियासत खेलों के जरिए करना। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेल के, दीगर गेम्स ना खेल के, आपको याद ही होगा। अब जो जिस ग्रुप का हिस्सा है यानी कि अमेरिका का भारत, वो भी अब यही कर रहा है। और चीन के अंदर जो सरमाई ओलंपिक्स होने हैं, बीजिंग ओलंपिक्स होने हैं, उस पर अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने एतराज कर दिया जी कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसकी वजह अमेरिका ने चीन के अंदर कुछ अंदरूनी मामलात जो हैं उनके अपनी कम्युनिटीज के साथ वो करार दिया है, जिस पर चीन ने कहा है कि इसकी आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। कोई रवैया नहीं। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि हम ये चाइना और अमेरिका की जो सर जंग है इसमें किसी तौर पर अपना हिस्सा नहीं डालेंगे। और खेलों को, ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है कि खेलों को सियासत से बिल्कुल अलग होना चाहिए। और स्पोर्ट्स का दुनिया भर में एक मैसेज भी यही होता है कि आप अमन फैलाएं, एक अच्छा जेस्चर जाए पूरी दुनिया में कि मुख्तलिफ ममालिक के लोग जब एक जगह पर आकर खेले तो पूरी दुनिया में एक पॉजिटिविटी का एलिमेंट जनरेट हो। लेकिन स्टिल यहाँ पर ये जो मामला है इट्स अनफॉर्चुनेट। और ओलंपिक्स खास तौर पे या इस तरह के जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसके अंदर तो शमा मशल जलाई जाती है, जो कि निशान ही इस चीज़ का है कि खेल किसी भी किस्म की सियासत से, लिसानी तासुबात से, इससे पाक है और इससे आगे हैं। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम ही इसका है कि आप तमाम बामी इख्तलाफात को भुलाकर खेल खेले और इससे कौमें करीब होती हैं। इससे हमने देखा है माजी के अंदर लोग डिप्लोमेसी करते थे, ममालिक के बहुत बड़े बड़े जो डिफरेंसेस हैं उस पर बातचीत हो जाया करती। लेकिन अब अमेरिका जो कि इस वक्त यकीनी तौर पर सुपर पावर है, उसकी जानिब से ये चीज़ सामने आना बड़ी तशवीशनाक भी है और दुनिया भर के अमन के लिए खास तौर पे एक बड़ी अलार्मिंग है। Exactly. चलें जनाब, उसके साथ साथ एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। जल्दी बता देती हूँ। अच्छी खबर पहले बता देती हूँ, वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आ गई है। और बुरी खबर यह कि डॉलर 180 तारीख की हाईएस्ट पे पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट संभल नहीं रही है और कल भी खबर के मुताबिक कुछ 44 अरब 89 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के डूब गए। सो दिस वाज काइंड ऑफ अलार्मिंग न्यूज़। हम इस पे भी बात करते रहेंगे। देन ओमिक्रॉन एंड अ लॉट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम बाकायदा शुरू कर लेते हैं हेडलाइन से और वापस आते हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी वाज़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका और चीन की सर जंग में गैर जानिबदार रहने का ऐलान कर दिया। ग्रीन लाइन मंसूबा तनाज़े का शिकार। क्रेडिट के चक्कर में मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म के इफ्तिताह से एक दिन पहले अलामती इफ्तिताह कर दिया। वो हुआ जिसका खदशा था। दुनिया भर में तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान पहुंच गया। कराची में मुश्तबा केस रिपोर्ट। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर की। सेगमेंट माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक करवाएंगे मुलाकात पस्सू पहाड़ को सर करने वाली शमा बाकिर से। बड़ी खबर की जानिब हमने बढ़ना है, लेकिन आज इंपॉर्टेंट हाईलाइट वजीर आजम का दौरा कराची भी है, जिसमें आज वो तीसरी बार ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। 2016 में हुआ था, एक कल नून लीग ने किया, एक आज पीटीआई करेगी। मीनवाइल ग्रीन लाइन परेशान। हाँ, एक ही है, चल जाए अल्लाह करे। बार इफ्तिताह हो रहा है। बड़ी खबर देखते हैं आज की। बड़ी खबर में बात करेंगे कोरोना वबा की। तो वही डर हुआ जिसका डर था। कई मुल्कों में तेजी से फैलने वाला जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। अपना जो कह लें, इस केस का जो पहला मुश्तबा केस है वो सामने आया है। कराची के इलाके जिला शुरकी में 57 ईयर्स की खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो अलामात पाई गई हैं और इसकी मुमकिन मौजूदगी का जो इंकशाफ हुआ है। ताहम मुश्तबा मरीजा में कोरोना वायरस से मुतासर होने की कोई अलामत मौजूद है
और वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है, और ना ही उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। साथ साथ उनके घर के जो 2 अफराद हैं, उनके जो शौहर समेत ख़ानदान के 2 अफराद वो भी इससे मुतासिर नज़र आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि उनको भी कोविड है। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचहू का कहना है कि मरीज़ा में अलामात से लग रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, और खातून के कॉन्टेक्ट जो है उसको ट्रेस भी किया जा रहा है। एक तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई अलामात नहीं है, दूसरी जानिब अजरा पेचहू साहिबा का ये कहना है कि लग रहा है कि ओमिक्रॉन है। लेकिन कल एक WHO की भी एक स्टेटमेंट आई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि डेल्टा से ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये भी एक अच्छी बात थी। खैर, कौमी इदारा सेहत जो है उसने वाज़ेह किया है कि कराची से जो रिपोर्टेड ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके मुश्तबा केस की ताहाल तस्दीक नहीं हुई है। मुकम्मल इस हवाले से जेनोम सीक्वेंस टेस्ट होना बाकी है, और सैंपल मौसूल होने पर ही जो सीक्वेंसिंग है वो की जाएगी। और इस खौफ के माहौल में जो आलमी इदारा सेहत है, जैसा कि हमने आपको बताया भी इससे पहले भी, कि उन्होंने कुछ सब्र और तहम्मुल से काम लेने को दुनिया का मशवरा दिया है, और कहा है कि इससे ओमिक्रॉन से सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ये WHO ने कहा है, क्योंकि इसकी शिद्दत डेल्टा से कम है। ये तेजी से जरूर फैलता है, लेकिन इंतहाई मुहलिक वायरस। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो फाइजर की 3 डोजेज हैं वो इसके खिलाफ जो कह लें मौसर साबित हो सकती हैं। इस बारे में क्या कंफ्यूजन भी है या क्या सही जो पिक्चर है वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, जो कि हमारे साथ मबाई इमराज के, उनको हम बात करते हैं। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया। कोविड के केस की हम बात करें, ओमिक्रॉन के हवाले से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खबरदार किया था कि ये जो वेरिएंट है ये पाकिस्तान तो आएगा, लेकिन इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। पहले कहा जा रहा था कि बहुत तेज़ी से फैलता है और डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन WHO ने तो अब इस चीज़ को क्लियर किया है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो केस रिपोर्ट हुआ है उसमें किस हद तक चांसेस हैं कि ये वेरिएंट मौजूद है? जी वालेकुम सलाम। सो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ओमिक्रॉन इवन दो बहुत तेज से फैलता है, शायद वो इतना खतरनाक ना हो जितना डेल्टा हो, बता इस पर भी तहकीक जारी है। ये जो केस था ये रैंडम हम जो है यहाँ पे वेरिएंट टेस्टिंग करते हैं, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं और जो लैब में पेशेंट आते हैं, उसमें ये वायरस की शिनाख्त हुई थी जो कि हमारे नॉर्मल जो वेरिएंट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह उसमें वो फिट नहीं होता, और इसमें कुछ खास म्यूटेशंस हैं जो कि ओमिक्रॉन में देखते हैं। अलबत्ता इसको पूरी तरह वजाहत के लिए इसकी सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। सीक्वेंसिंग में तकरीबन अभी 1 हफ्ता लगेगा। अच्छा, अभी सीक्वेंसिंग में 1 हफ्ता लगेगा, तो इससे पहले कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अगर कुछ इन केस इफ इट्स डिटेक्टेड एट ओमिक्रॉन वायरस, तो डॉक्टर साहब इसकी क्या सिम्टम्स डिफरेंट हैं डेल्टा से या दीगर जो हमारे पास वेरिएंट्स की एग्जांपल्स मौजूद हैं? बिल्कुल, तो सिम्टम्स में कोई फर्क नहीं, सिम्टम्स बिल्कुल वही हैं, बल्कि ये जो जीनोटाइपिंग इस पेशेंट की हुई थी ये सिम्टम की बुनियाद पे नहीं हुई थी। ये जो रैंडम हम करते हैं, जो वेरिएंट टेस्टिंग करते हैं WHO के साथ मिलके, तो उसी के अंदर ये डिटेक्ट हुआ था। कोई ऐसी खास अलामत नहीं थे जिनकी बुनियाद पे हम कहें भाई ये शायद ओमिक्रॉन है। अच्छा, वैसे तो हम कह रहे थे कि फाइजर की 3 जो डोजेज हैं वो इसके खिलाफ मौसर हैं, कुछ ऐसी रिसर्च भी आ रही है, लेकिन ओबियसली थर्ड डोज आप तभी लगवा सकते हैं जब आपकी पहली 2 डोजेज को 6 महीने का वक्त हो चुका होता है, जो हमारी मालूमात है। क्या एक तो ऐसा ही है, और अगर ऐसा ही है तो फिर इसका मतलब है जिसने 2 डोजेस भी लगवाई हुई हैं कंपैरेटिवली वो सिक्योर है इस वायरस से, ऐसा कह सकते हैं आप? जी बिल्कुल। सो देखिए, सिक्योर होने का की दो चीज़ें हैं। एक तो क्या आपको इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, एंड सेकंड अगर इन्फेक्शन हो जाए तो क्या आपको शदीद बीमारी होगी कि नहीं होगी, यानी ऐसी बीमारी जिसके लिए आपको दाखिल होने की जरूरत पड़े। तो ये तो WHO भी कहती है, सभी ये कहते हैं कि चाहे ओमिक्रॉन हो या कोई और हो, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो एटलीस्ट बीमारी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। अलबत्ता इन्फेक्शन होने के चांसेस फिर भी होते हैं ओमिक्रॉन के साथ। एंड थर्ड डोज अगर ऑब्वियसली अगर आप उसके मुस्तहिक हैं, डिपेंडिंग आपकी एज इतनी है, हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो आप लगवा लें ताकि आप थोड़ा सा और आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ओके, ठीक हो गया। डॉक्टर फैसल, वैसे तो गवर्नमेंट रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रही है, जो लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इन खातून के हवाले से कहा जा रहा था कि इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री बज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। ऑब्वियसली अब जब साउथ अफ्रीका में भी ये वेरिएंट आया था तब कहा जा रहा था कि ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था, इसकी डिटेक्शन जो है कुछ अरसे बाद हुई थी। सो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओमिक्रॉन की पाकिस्तान में मौजूदगी ऑलरेडी हो, और इस हवाले से ये जो अब एक केस रिपोर्ट हुआ है इसको मुश्तबा जो करार दिया जा रहा है? बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके और केसेस हैं, ऑलरेडी केसेस आ रहे थे जो कि अब हम डिटेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे आपने बताया कि जब ओमिक्रॉन पहली दफ़ा दरियाफ्त हुआ था, गैस या पता लगा था
का, तो ऑलरेडी पूरी दुनिया में फैल चुका था। एंड हमारे पास भी केस आ रहे हैं, हम लोग ड्यू टाइम बहुत कम करते हैं, वी डोंट नो कि हमारे पास केसेस किन किन के आते हैं। अच्छा, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट आई वांटेड टू आस्क कि हम वायरस को रोकने के लिए तो रोकथाम कर रहे हैं, आई मीन जो वायरस जो वेरिएंट्स हमारे सामने हैं, क्या इसकी म्यूटेशंस को रोकने के लिए भी कोई रिसर्च हो रही है? क्या इस पे भी कोई काम किया जा सकता है कि ये अब कम से कम म्यूटेट करे, या एक वायरस की नेचर में म्यूटेट करना, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हैं और हमने तो सुना था कि थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेशंस आर पॉसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट कोरोना कोविड-19। तो इस हवाले से कुछ है कि हम इसकी म्यूटेशंस को कंट्रोल कर सकें? म्यूटेशंस हर वायरस में होती हैं, कोरोना में कोई डिफरेंट चीज नहीं है। अच्छा। हर वायरस म्यूटेट करता है, बल्कि अगर हम दूसरे वायरस की मतलब कंपेयर करें तो ये इसकी म्यूटेशन शायद निस्बतन कम है। मगर म्यूटेशन बचने के लिए, म्यूटेशंस कम करने का एक सबसे आसान तरीका है कि वायरस को कम फैले। जो वायरस किसी के अंदर जाता तो म्यूटेट करता है, अगर वो किसी के अंदर नहीं जाएगा तो म्यूटेट ही नहीं करेगा वो। इन अदर वर्ड्स, अगर आप एहतियात करेंगे, वैक्सीन करेंगे, तो फिर म्यूटेशन वैसे ही कम हो जाएंगी। ठीक हो गया। डॉक्टर फैसल, अभी जो गवर्नमेंट की जानिब से एहतियात या इकदाम किए गए हैं, आपको लगता है जो ट्रैवलिंग के हवाले से जो हमने बी कैटेगरी के ममालिक पर पाबंदी लगाई है, ये ओवरऑल जो भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की जानिब से इम्पोज की गई हैं, ये काफ़ी है? क्योंकि ऑब्वियसली ये वायरस का ये जो कहने वेरिएंट है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या हमें मजीद इकदाम करने होंगे? जी, तो देखिए, आई डोंट थिंक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हेल्प करती हैं, बल्कि इन दिस केस तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का कोई फायदा तो हुआ नहीं, ऑलरेडी ये वायरस फैला हुआ था। बल्कि जिन ममालिक ने रिपोर्ट किया था उनको सजाएं मिली है कि भाई आपने रिपोर्ट किया तो वापस गए। सो आई डोंट थिंक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एज इंपॉर्टेंट। अलबत्ता ये है, बिल्कुल जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा देखना है, बट ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपके ऑलरेडी केसेस आ रहे हैं उनको पकड़ना, बिकॉज अब हमारी टेस्टिंग बहुत कम हो गई, बिकॉज लोग आते नहीं है, उनको रियलाइज नहीं होता कि उनको कोविड है। अच्छा, एक टेस्ट करेंगे तो चलेगा। जी, एक और इसमें पॉइंट आपने खुद ही कहा कि हमने जिन्होंने वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवानी है, देखना होगा कि क्या वो उसके मुस्तहिक, आई मीन एलिजिबल हैं उसके लिए या नहीं। तो हम जो नॉर्मल अडल्ट्स हैं, जो यंगर एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए तो हम ये कह रहे हैं कि आप अगर 2 वैक्सीन की डोजेस लगवाई हैं तो उसके बाद 6 महीने तक आप वेट कर सकते हैं, और 6 महीने हो गए तो आप बूस्टर लगवा सकते हैं। जो ओल्ड एज के लोग हैं, या जो डायबिटिक्स हैं, या जो कुछ थोड़ी वल्नरेबल ग्रुप है लोगों का, उनके हवाले से हम ये कहें कि अगर उनके 6 माह नहीं भी हुए, पहले 2 डोजेस लगी हैं, तो जस्ट फॉर अ सेफर एंड वो तीसरी डोज लगवा सकते हैं ओमिक्रॉन केस से बचने के लिए, फाइजर वगैरह की। सो देखिए, इस पे तहकीक कम है। हमको ये पता है कि जब आप डोजेस को थोड़ा सा और स्पेस आउट करते हैं तो उसकी अफादत में ज़्यादा असर आता है। सो जितना आप लंबा वेट कर सकते हैं तो इतना अच्छा आपका बूस्टर काम करेगा, मगर एट द सेम टाइम जितना लंबा वेट करेंगे तो एक रिस्क होता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है कि दोनों में बेहतर क्या है। अगर आपको बस अभी 2-3 महीने पहले ही वैक्सीन लगी लास्ट डोज, तो आई थिंक बहुत जल्दी है कि आप बूस्टर लगाएं। मगर आपके अगर 5 महीने हो गए तो 6ठा महीना का इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप अभी भी लगा फिर करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि वबाई अमराज के माहिर हैं, आपकी मौजूदगी से फायदा उठावे। आजकल जो स्मोक का फिनोमिनन है ये बहुत ज्यादा है, और इससे हम ये देख रहे हैं कि इन्फेक्शंस लोगों को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खासतौर पर गले का खराब होना, फ्लू हो जाना, फिर उसका बड़ा प्रोलॉन्ग हो जाना, जो मेरे लिए बड़ा एक अलार्मिंग था, क्योंकि मुझे भी जब फ्लू हुआ वो 2-3 दिन में नॉर्मली सेटल हो जाता है, लेकिन इट टुक लॉन्ग, 10-15 दिन तक चल गया। तो इस पे जरा लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं कि इस सूरत हाल में क्या बेहतर है, क्या लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए हमारा। तो देखिए, इसके अंदर यही है कि जो स्मोक है और ये जो आलूदगी की वजह से एक्चुअली इट्स नॉट ऑलवेज कि भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है। अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उसके भी अलामत बिल्कुल वैसे ही होते हैं, जिसके अंदर नाक बहना, जिसमें थोड़ा सा दर्द होना, एंड ऑब्वियसली अगर उस केस में फिर आप एंटी एलर्जी लें एज अपोज टू एंटीबायोटिक लें। तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ अगर आपको लगे कि आपका गला खराब है तो फौरन एंटीबायोटिक की तरफ ना जाएं, बिकॉज उससे नुकसान ज्यादा होगा। ना सिर्फ आपके अच्छे जरासीम मरते हैं, मगर जो रेजिस्टेंट जरासीम है, जो इनको रेजिस्ट करती हैं एंटीबायोटिक को, वो फैलते हैं, और फिर हम ऐसे मसले में पड़ते हैं जो आजकल पड़े हुए हैं कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ऐसे जरासीम इसके लिए कोई मारने के लिए कोई दवा ही नहीं है। वो ऑब्वियसली आपकी जो अपनी इंटरनल एक कैपेसिटी होती है उसको भी कम कर देता है। तो इस सूरत में जब इस किस्म की हमें इन्फेक्शन वगैरह या गला खराब वगैरह की तकलीफ हो रही है, जो कि इस वक्त मुझे लगता है कि लाहौर में तो ऑलमोस्ट 100% लोगों को है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, और कराची में भी ऐसा ही होगा आई बिलीव। तो इस सूरत में कितने अरसे में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स या किसी कंसल्टेंट की तरफ चले जाएँ, कि अब मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, ये यूजुअल फ्लू नहीं है, इसको मुझे सीरियसली लेना चाहिए?
सो आई थिंक अगर आपके सिम्टम्स नॉर्मल जो घरेलू चीजें उससे बेहतर नहीं होते इन द नेक्स्ट 3 और 4 डेज, या अगर आपको तेज बुखार हो रहा है इसके साथ, या बहुत ही ज्यादा शिद्दत से सिम्टम्स हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर से रुजू करें, बट खुद से एटलीस्ट एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना ना शुरू करें। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया कि आपने कोविड के हवाले से और ये जो भी वबाई जो के लिए इस तरह का नज़ला ज़ुकाम फ्लूस के हवाले से आप कमेंट भी करे थे, हमारे देखने वालों को भी बता रहे। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। कोविड के हवाले से, ओमिक्रॉन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान में इसका जो केस है वो रिपोर्ट तो हुआ है, लेकिन उस हवाले से हमें एहतियात करने की जरूरत है। ऑब्वियसली वैक्सीनेशन करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ साथ जो भी आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो करें। एक बड़ी अहम बात जो डॉक्टर साहब ने की, हम इस पे पूरा एक सेशन, एक पूरा सेगमेंट भी कर चुके हैं, वो है सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से। होता ये है कि घरों में अमूमी तौर पे जब थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, खांसी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर जाता है, तो हमारा मसला ये शुरू हो जाता है कि हम उसमें खुद मेडिकेशन की जानिब जाते हैं। बाज़ औक़ात तो जो पुरानी मेडिसिन ली होती हैं, घर में पड़ी होती हैं, वही दोबारा ले लेते हैं कि ये ले लेते हैं, इससे सेटल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने एक जुमला वो बड़ी आसानी से कह के चले गए कि इस सूरत में कि जब आपके अंदर वो जरासीम भी मर जाए जो कि रेजिस्ट करते हैं बीमारी को, हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं होगा, और इस वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स गैर मुअस्सर होती जा रही है। इस पर हमने एक प्रॉपर शो भी किया था जिसमें डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि आपने अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती जो आपकी किसी भी बीमारी को क्योर कर सके। सो लिहाजा एंटीबायोटिक्स घर पर खुद से इस्तेमाल करने से गुरेज करें और कोविड से बचें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं कराची की। इंतजार खत्म होने वाला है शहर कायद के बासियों का, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा जाती तौर पे नहीं लगता है, लेकिन बज़ाहिर खबरों से ऐसा लगता है। खटारा बसों से निजात मिलने वाली है। जदीद ट्रांसपोर्ट बस सिस्टम पर कराची के लोग सफ़र कर पाएंगे, और 2016 में शुरू हुआ था ये मनसूबा जिसको ग्रीन लाइन का नाम दिया गया था। इस मनसूबे का गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून ने कलामती इफ्तिताह किया, जैसे कि मैंने शुरू में बताया 2016 में भी इसका एक इफ्तिताह हुआ था। और इस वजह से इफ्तिताह की हम बात करें, इसमें रेंजर्स और जो कारकुन थे वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के, उनके दरमियान हाथापाई देखने में आई। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को अपना जख्मी हाथ दिखाया और कहा कि खुशी है कि इस इफ्तिताह में हमारा खून भी शामिल है। कराची से वोट लेने वाली हुकूमत ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मैदान में, और कहा कि वजीर आजम इमरान खान 10 दिसंबर को कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 25 दिसंबर से टिकट लेकर सफर किया जा सकेगा। 13 साल से पीपल्स पार्टी ने कराची को एक बस नहीं दी। साथ साथ वफाकी वजीर असद उमर भी बोले कि KCR मंसूबे में बाहर की कंपनियां भी दिलचस्पी ले रही हैं। इंतजामात क्या हैं जी इफ्तिताह होने जा रहे ग्रीन लाइन मंसूबे का? इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, काशिफ हुसैन, उनसे हम बात करेंगे। काश, थैंक यू वेरी मच। और बिलाखिर कराची के वासियों का इंतजार खत्म होने वाला है। आज इफ्तिताह तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये बस जो है या इसका जो तमाम तर जो ट्रैक है, जिसके इंतजामात हैं, वो मुकम्मल है कि ये 25 दिसंबर तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा? जी देखिए, हमने कुछ रोज़ कबल भी ट्रैक की सूरत हाल दिखाई थी इसी शो में। हमने जिन स्टेशन के ऊपर काम बाकी था, बहुत तेज़ी से वो काम किया जा रहा है। अगरचे वो काम अभी मुकम्मल नहीं किया गया। बहुत सारे तकरीबन 22 के करीब स्टेशन हैं। इसमें से अगर देखा जाए तो 10 स्टेशन अभी नामुकम्मल और अधूरे हैं, जिसके अंदर लिफ्ट और बरकी जीनों का काम है। इसके अलावा और दीगर काम है, टिकटिंग की मशीनों का काम है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये काम मुकम्मल किया जा रहा है, दिन रात लग ये रहा है कि 25 दिसंबर तक ये काम मुकम्मल हो जाएंगे। कराची के शहरियों को भी ये उम्मीद है, उनकी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ये ट्रैक मुकम्मल हो और उनकी जो सफरी आमदोरफ्त की परेशानियाँ हों वो कम हो जाएँ। आज बिलाखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद तकरीबन दोपहर को 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। नुमाइश के ऊपर जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके करीब ही अंडरग्राउंड स्टेशन के ऊपर वो नकाब कुशाई करेंगे उस तख्ती की जिस पर उनका नाम कुंदा किया गया। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का सेहरा अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सर जा रहा है। 3 साल लगे हैं सिर्फ इस ट्रैक के लिए, 80 बसें लाने के लिए। जब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म ने 2016 में इसका संग बुनियाद रखा था, तो जब हुकूमत नवाज शरीफ की ख़त्म हुई तो ये ट्रैक 90% तक मुकम्मल हो चुका था। बिल्कुल उस जगह मैं खड़ा हूँ जहाँ ये ट्रैक गुरुमंदिर तक मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की कि हम मज़ीद 2 लाइनों को यहाँ नुमाइश पे इससे कनेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए अंडरग्राउंड एक बड़ा एक कनेक्टिंग स्टेशन बनाया गया, जिसकी वजह से मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। उसके बाद इस मनसूबे को और मज़ीद 10 किलोमीटर आगे तक दूसरे मरहले में बढ़ाया गया। अगले मरहले का काम अब शुरू हो चुका है। ये मनसूबा अब जामा किलात तक जाएगा और उसके बाद इसको मज़ीद टावर तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी कॉरिडोर है जो कि कराची सिटी सेंटर को
कराची के माशी हब से मिलाती है। ये ग्रीन लाइन का ट्रैक ये काम शुरू ये अदा करेगा और जो लोग लाखों की तादाद में कराची के शहरी रिहायशी इलाकों से तजारती मराकज़ और टावर तक जिस वक्त इस मंसूबे का 2016 में संगे बुनियाद रखा गया था, उस वक्त तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन थी सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान, यानी कि PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और इसीलिए एक कोलैबोरेटेड मंसूबा शुरू किया गया था कि इसका आधा खर्चा वफाक देगा और बसों का जो खर्चा है वो सिंध बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब तो उस तरह की सूरत हाल नहीं है। तो आज के दिन सिंध गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, क्या सिंध गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मदऊ किया गया है? वो इस तकरीब का हिस्सा है जो आज होगी? जी हाँ, बिल्कुल इस तकरीब के लिए वज़ीर आला सिंध को मदऊ किया गया है। इसके अलावा विफाक जो सूबाई काबीना के अहम अरकान को भी मदऊ किया गया है। लेकिन क्या कहते हैं, जो इस वक्त कराची के जो मसाइल हैं उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें एक तरह की सियासत करती नज़र आती हैं। तो बाद औक़ात हम देखते हैं कि अच्छे कौमी मंसूबे जिसके अंदर विफाक और सूबे की एक हमांगी होती है, लेकिन वो सियासत की नज़र हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये मंसूबा भी उन मंसूबों में शामिल है जिससे लग रहा है कि सिंध हुकूमत बहुत दूर नज़र आती है खड़ी। अगरचे कि सिंध हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर ही इस मंसूबे में इजाफा किया गया। तकरीबन 17 अरब रुपए की लागत थी, 16 अरब 80 करोड़ रुपए की, जिसके बाद ये मंसूबा मुकम्मल हो जाना था। लेकिन जब सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे में तोसी की ख्वाहिश का इजहार किया तो साबका हुकूमत, क्योंकि बहुत अच्छा जिस तरह आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन थी, उस वक्त वफाकी हुकूमत ने इस मंसूबे में जो तोसी को कबूल किया और 10 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ इस अंडरग्राउंड स्टेशन की वजह से और इसके ट्रैक को आगे बढ़ाने और दीगर सिंध हुकूमत के मंसूबों की लाइनों से मिलाने के लिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत के अंदर ये सियासी हमाहंगी थी कराची की तरक्की के लिए, वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले भी हो रहे हैं और कराची के लोगों की मुश्किलात भी कम नहीं। लोगों को आपने जिक्र कर ही दिया तो मेरा अगला सवाल लोगों के हवाले से ही था। आप भी लोगों में से यकीनी तौर पे आपको भी कभी जरूरत पड़ सके। हमारे साथ अवैस शाह साहब मौजूद है। जी बिल्कुल, अवैस शाह साहब हमें ज्वाइन करें। सर काशिफ दोबारा आएंगे आपकी तरफ, वजीर ट्रांसपोर्ट हैं सिंध के, उनसे जरा बात करते हैं। अवैस साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, एक तो ये कि कराची के आवाम को जिंदगी में पहली बार कोई फॉर्मल ट्रांसपोर्ट मिल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आपकी पार्टी की तरफ से नहीं मिल रही। हुकूमत हमेशा से आपकी रही है, लेकिन ये क्रेडिट भी वफाक ने पहले भी लिया और अब भी लेने जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे सबसे पहले आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये फॉर्मल ट्रांसपोर्ट कोई भी गवर्नमेंट दे, लेकिन शहर कराची में आ रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुरू करदा ये प्रोजेक्ट है जो 3 साल गुजरने के बाद भी पूरी तरीके से ये कंप्लीट नहीं कर सके। बसेस भी पूरी नहीं आई, ना अभी इस वक्त इसका कोई IT सिस्टम फाल हुआ है, ना इसके दूसरे जो आई-लाइन ट्रैक सिस्टम्स हैं उनको कंप्लीट किया गया है। अगर ये 40 बसें या 80 बसें चला के यही पेशावर BRT वाला हाल करना चाहते हैं तो हमने किसी पे तनकीद नहीं की, ना मैं कोई इस पे सियासत करना हूँ, ना ही कोई पॉलिटिकल गिमिक करूंगा। अगर इनको काम ही करना है तो ये प्रोजेक्ट पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। पेशावर BRT से ये सीखें। पाकिस्तान की महंगी तरीन BRT इन्होंने बना दी। ये सूबा जो अपनी गंदम पूरी नहीं कर सकता, उसका इतना बड़ा लोन है, ये इनको अंदाजा है नहीं। वो कैसे चुकाएंगे पेशावर वाले? और यहाँ आके ये वही ग्रीन लाइन का वही अशर कर रहे हैं। 3 साल इन्हें मिले, 85% 90% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट था, इन्होंने 15% तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया। ये तो ऑन रिकॉर्ड ऑन ग्राउंड है, क्योंकि मैं खुद इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की 2 दफा पर्सनल विजिट कर चुका हूँ, खुद विजिट कर चुका हूँ इनको। लेकिन ये बात तो वफाकी वज़रा, शाह साहब ये बात तो वफाकी वज़रा आपकी हुकूमत के हवाले से कहते नजर आते हैं कि आपसे एक बस तक नहीं ली गई। और दूसरी बात, अगर ये मंसूबा वफाक ने भी शुरू किया था तो मेरे ख्याल में फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ कराची, आपको नहीं लगता कि आपको ओन करके इसको परस्यू करना चाहिए था? इसको मुकम्मल करने के लिए आपको एफर्ट करनी चाहिए थी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। ये मैंने इसीलिए विजिट किया था कि ये एग्रीमेंटेड ये था कि फेडरल गवर्नमेंट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी और सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया जाएगा। बसेस और IT सिस्टम सिंध गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने 2018 में गवर्नर हाउस की एक मीटिंग में ये ऐलान किया कि हम इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हमारे पास फंड्स मौजूद हैं, फंड्स हमारे पास सेविंग्स हैं और हम 3 से 6 महीने में बसेस भी ले आएंगे और IT सिस्टम भी इंस्टॉल कर देंगे। अब वो 3 से 6 महीने 3 साल गुजर गए, ना IT सिस्टम इन्होंने अभी तक इंस्टॉल कर सके, ना अपनी स्टेशंस बना सके। अभी वहां पे जो चीजें लगी हुई हैं वो इतनी ब्लो स्टैंडर्ड है
कि इस वक्त भी आपकी जो मुख्तलिफ चैनल्स की मीडिया टीम गई है वो रिपोर्ट कर रही है कि वो सारी उनको निकालनी पड़ रही है और दूसरी दफा इंस्टॉल करनी पड़ रही है। स्टेशंस तो 3-4 ऐसे स्टेशन बने हुए हैं जिन पे सिरे से ग्राउंड जीरो से काम ही नहीं हुआ, जिन पे काम हुआ है उनको ये मेंटेन नहीं कर सके। मैं इस पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, चले वो देखिए सुने। अच्छा मेरा चले अब आपकी तरफ जरा को तब ले आए, चले आपके वज़ीर आज़म को तब ले आए जब कम अज कम ये प्रोजेक्ट पिशावर बीआरटी वाला हशर इसका ना करें। अच्छा ये काम पूरा करें। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए क्योंकि पैसा तो टैक्स पेयर्स का लगा हुआ है ना जी, किसी पॉलिटिशियन का तो लगा हुआ नहीं है इस पे। बहुत अच्छी बात की आपने। अब मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि चूंकि ये कराची के अंदर है, कराची के अंदर आपकी हुकूमत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल हब है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो कि तमाम इंतजामी उमूर की जिम्मेदार है, हुकूमत है उसकी, वो इस मंसूबे को ऑन नहीं करेगी? इसके बाद अगर कल उसकी कोई मशीन खराब होती है, कोई मिसमैनेजमेंट होती है, तो इसका कोई मैकेनिज्म आपने बनाने की कोशिश की है कि चलें पहले जो भी जिसके भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, अब इस मंसूबे को आपको ऑन तो करना पड़ेगा क्योंकि आपकी हुकूमत है वहां पे और आवाम का मंसूबा है। मैंने जब आपको कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो बात आपको पहले करनी चाहिए थी। हम तो पहले दिन से तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में जा रही थी 2018 में, तो ग्रीन लाइन के इस प्रोजेक्ट पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फंड्स मुख्तस किए गए थे जो जिनको हटाया भी नहीं गया और कंप्लीट हमने वही पोर्टफोलियो रखा कि कभी भी हमें इन फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। वी हैव ऑल द मैकेनिज्म अवेलेबल। हमने मैकेनिज्म भी बनाया हुआ था। मैं खुद विजिट करने क्यों गया था? जाहिर सी बात है, बीइंग अ मिनिस्टर, इसको अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास आना है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसको टेक केयर करना है। हमारे पास सारी मैकेनिज्म भी मौजूद है, टीम्स भी मौजूद है, लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ है फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आप ये कह रहे हैं कि पहले जो कुछ गवर्नमेंट को पहले जो कुछ भी हुआ, अब हम उम्मीद रखें कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो इस मंसूबे को ऑन करेगी फॉर सेक ऑफ कराची और फॉर द पीपल ऑफ कराची। सिंध गवर्नमेंट हर पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट को, किसी भी फेडरल गवर्नमेंट का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको इसलिए ऑन करेगी कि वो पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है। अगला मेरा सवाल शाह साहब मुख्तसरन इसका जवाब दे दें कि ये जारी बात है पूरे कराची को तो ये कवर नहीं कर रहा, तो अब इससे आगे जो नुमाइश से आगे तक का इलाका है, हम उम्मीद रखें कि आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा लेके आएंगे। आपने रिसेंटली मलीर जो रोड है उसका तो इफ्तिताह किया, उस पर हमें इत्तलात है कि काम तेजी से जारी है, लेकिन ये जो मास ट्रांजिट है, आपको पता है कराची दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, तो पूरे शहर को कवर करने के लिए कोई फिर आप भी तो एक मंसूबा ले ही आइए सर। 5-10 किलोमीटर को एक ट्रैक आप ही बना दें। हमारे 2 मंसूबे जो पाइपलाइन में थे वो मैच्योर हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी महीने में 20 या 21 तारीख को जो पाकिस्तान की वाहिद बीआरटी है जो सब्सिडी फ्री होगी, वाहिद बीआरटी है रेड लाइन, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके बना रही है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल, कोई फंडिंग नहीं है। उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है 2 साल और वो इंशाल्लाह ये मलीर से स्टार्ट होगी और वो भी नुमाइश तक आके इंटीग्रेटेड कॉरिडोर में वहीं पे खत्म होगी। वो 27 किलोमीटर की बीआरटी है, ग्रीन लाइन से भी बड़ा ट्रैक है उसका। और येलो लाइन हम फरवरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके बना रहे हैं। देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डिले आती है। ये वही प्रोजेक्ट है जो पिछले 2 साल से एक्नेक में फंसे हुए हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। हम इस पे अपडेट्स लेते रहेंगे। जो आपने ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, देयर वुड बी लॉट्स ऑफ लाइन। काशिफ, आपके पास कोई इत्तलात है इतनी लाइंस अगर कराची में आ जाएंगी? और कराची की आवाम की आज क्या राय है? वैस शाह साहब का भी मौक़िफ़ आपने सुना, काशिफ? जी बिल्कुल, कराची देखें 3 करोड़ की आबादी है। लोग रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं। शहर में मुसाफत बढ़ती चली जा रही है, शहर फैल रहा है चारों तरफ। शहर एक तरफ समंदर की तरफ, दूसरी तरफ हैदराबाद की तरफ, नेशनल हाईवे की तरफ शहर तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और लोगों की सफरी मुसाफत की जो परेशानियां वो बढ़ रही हैं। इस सूरत हाल में अगर सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें मिलकर अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ये मंसूबे लेकर आती हैं, यकीनन कराची के शहरियों को रिलीफ मिलेगा अगर ये मंसूबे आते हैं। और ऑब्वियसली आपने, काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आप इस सब अपडेट कर रहे थे। आज प्राइम मिनिस्टर इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ इंतजाम अभी बाकी और आई होप आज आपको कोई नहीं रोकेगा वहां जाने से। पहले तो रोकते थे, मीडिया दिखाए ना। चलिए जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक
बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। महकूम और मजलूम अफराद को हकूक दिलाने की बात तो की जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि इंसानी हकूक का जो आलमी दिन है दुनिया में महज एक रस्मी कार्रवाई बन चुका है। हर साल 11 दिसंबर आता है, दुनिया में रैलियां निकाली जाती हैं, करारदादें पेश होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तकरीबात का एहतमाम होता है और फिर सूरज गरूब होने के साथ ही इस दिन की अहमियत भी खत्म हो जाती है। अगर हम बात करें अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक के नाम नहाद चैंपियन की, तो इस दिन को अगर संजीदा लेते और इसे एक रस्मी कार्रवाई की हद तक महदूद ना करते तो पिछली 7 दहाइयों से भारत के मजालिम का शिकार मजलूम कश्मीरियों के हकूक की पामाली का सिलसिला जो है वो थम चुका होता। भारतीय फौज की अगर हम दरिंदगियों की बात करते तो वो भी शायद खत्म हो चुकी होती। 95,000 से ज्यादा निहत्ते कश्मीरी शहीद ना होते, हजारों खवातीन के सुहाग ना उजड़ते, लाखों बच्चे यतीम ना होते, खवातीन की जो इसमत दरी है वो ना होती, कश्मीरी नौजवानों को चुन चुन कर मावराए अदालत कत्ल ना किया जाता, और साथ अगर हम बात करें कश्मीरियों की नस्ल कशी की तो शायद वो भी ना होती, केमिकल हथियारों का बेरहमाना इस्तेमाल ना होता, जबरी गुमशुदगियाँ ना होती, इज्तिमाई सजाएं, काले कवानीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जाली पुलिस मुकाबले भी ना होते। हकूक की जद्दोजहद में पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियों, छरों, पैलेट गन्स और आंसू गैस की बौछार ना होती। चंद लम्हों के लिए अगर हम ये मान भी लें कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर नाम नहाद चैंपियन इंसानी हकूक के लिए काम कर रहे हैं, तो वह 7 दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम से आंखें क्यों चुरा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और अब भी वक्त है आलमी बरादरी के लिए, आलमी इदारों के लिए कि वो ख्वाब गफलत से जागें, इस सबसे बड़े इंसानी अलमी और सबसे बड़ी इंसानी जेल का नोटिस लें और अगर इंसानी हकूक पर वाकई कोई काम करना है तो मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसमें जो भारतीय दरिंदगी मुलव्वस है उसको रोकें और अपने ही घरों में कैद 90 लाख कश्मीरी, जिसमें तकरीबन हर कश्मीरी के ऊपर, हर 8 से 9 कश्मीरियों के ऊपर एक मुसल्लह फौजी मुसल्लत है, इसका नोटिस लें और कश्मीरियों को कम से कम ये हक तो दे कि वो खुद फैसला करेंगे कि किसके साथ रहना चाहते हैं। दूसरी जानब अफगानिस्तान, वहाँ पे एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, आलमी इदारे, मगरबी ममालिक अपने निकल जाने के बाद इंतहाई बेहिसी से काम ले रहे हैं और कल एक बरतानवी डिप्लोमेट ने कहा कि हमने अफसोस है कि अफगानिस्तान के मामले पर सियासत की इंसानियत को सामने नहीं रखा। इस तरह की मिसालें भी हमारे सामने हैं। दूसरी जानब मुख्तलिफ क़ुव्वतों ने तालिबान गवर्नमेंट को तस्लीम करने के लिए अभी तक फैसला नहीं किया, तैयार नहीं है, या एहतियात और फंड्स को मुंजमद कर दिया गया है। शदीद मुआशी बहरान है और इसके बायस अफगान जो अपने बच्चे हैं उनको बेचने पर मजबूर हैं। कल भी हमने इसको हाईलाइट किया था, लाखों बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की जो जानें हैं वो ख़तरे में हैं। इस नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलंबरदार जो ममालिक हैं, इन अफगान बच्चों के लिए ही कुछ कर लें, कुछ उनके लिए सोच लें, फ़लस्तीन को देख और इसमें अगर देखें तो ये मसला सिर्फ शायद मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के लिए ही है जहाँ पे आता है। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब मौजूद है, वज़ीर आज़म के मुआविन बराए मजहबी हमांगी। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस दिन के हवाले से इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। हम इस पे इतनी बात कर चुके हैं, यकीन जानिए कि लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, जज्बात आड़े आ जाते हैं। आज का दिन आता है चला जाता है, इस वक्त दुनिया के सामने 2-3 टेस्ट केसेस हैं जिनके ऊपर किया जा सकता है। कश्मीर है, अफगानिस्तान है, फ़लस्तीन है, लेकिन दुनिया टस से मस नहीं हो रही है। इस पे आपका क्या इज़हार ख्याल करेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि इंसानी हकूक का नाम देने वालों का दोहरा मेयार तो आप इससे देख लें कि एक तरफ वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में खवातीन के हकूक की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक मजलूम आफिया सिद्दीकी जो है वो जेल में पड़ी है अमेरिका में और उस पे जेल के अंदर भी हमले होते हैं। अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई है लेकिन उसकी जेल खत्म नहीं हुई। इनका दोहरा मेयार देख लें कि कहीं पर अफ्रीका के किसी मुल्क में कोई मामला हो जाए जहां मुसलमानों जो है वो ताल्लुक ना हो, गैर मुस्लिम हो, तो वहां इनको याद आता है कि इंसानी हकूक हैं। लेकिन इनको फ़लस्तीन याद नहीं आता, इनको कश्मीर याद नहीं आता, इनको बर्मा के मजलूम याद नहीं आते, इनको और जो मजालिम दुनिया में हो रहे हैं वो याद नहीं आते। इनको अपने मफादात से सिर्फ ताल्लुक है और एक अलामती एक दिन जो है वो इंसानी हकूक का रख दिया जाता है। मुझे आप बताइए कि जो कुछ अमेरिका ने इराक में किया है, जो कुछ अफगानिस्तान में किया है, जो इसराइली फ़लस्तीन में कर रहा है, जो हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है, सिर्फ कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतों के साथ और मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, उस पर
इनको क्यों याद नहीं आते इंसानी हकूक जो हैं? क्या इंसानी हक सिर्फ चंद लाख ताकतवर ममालिक के लोगों के हैं या पूरी दुनिया के इंसानों के हैं? अच्छा हाफिज साहब, इसमें एक नुक्ता कथा कलामी की इजाजत, वो ये है कि हम जो उम्मत मुसलिमा है इसका भी तो एक बड़ा अहम किरदार है। हम दुनिया भर को सिर्फ एक छोटी सी मिसाल हम तेल की देते हैं कि अगर उम्मत मुसलिमा एका कर ले और दुनिया भर को अगर सिर्फ तेल की सप्लाई रोक दे या उसको मशरूत कर दे दुनिया भर में मुसलमानों के अमन के साथ, तो दुनिया भर का निज़ाम रुक जाए। ये सिर्फ एक मिसाल है और दीगर कई मिसालें हैं। हम सबसे अहम स्टेक होल्डर हैं मुसलमान इस पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी चूंकि इतने तफरुकात हैं, हम कोई एक ऐसा स्टैंड ले ही नहीं पाते जिससे हम दुनिया को कन्विंस करें कि वो हमारे ये छोटे छोटे मसाइल हल करें। छोटे छोटे खित्ते हैं ये, चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, अफगानिस्तान हो, तो इसमें उम्मत मुसलिमा और जो अहम ममालिक हैं उन पर क्या जिम्मेदारी आती है कि वो अपना किरदार अदा करें ताकि हम इन अलमियों से निमट सकें दुनिया भर के अंदर? देखिए, अगर तो उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाए, और जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म की किसी भी हिस्से में तकलीफ हो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, फिर तो ये रोना धोना ही खत्म हो जाए। अगर आज उम्मत फैसला कर ले कि आपने 10 दिन के अंदर इन मसाइल को हल करना है तो इन मसाइल का हल निकल आता है। लेकिन है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजात, जहाँ पर मुस्लिम हुक्मरानों के मफादात आ जाते हैं, मसलहतें आ जाती हैं, वहाँ पर फिर मामला जो है वो चौपट हो जाता है। वगरना एक इस उम्मत का मुत्तफिका मामला है फ़लस्तीन, इस उम्मत का मुत्तफिका मामला है कश्मीर, अफगानिस्तान के अंदर लाखों बच्चे भूख से मरने का खदशा है, अफगानिस्तान के अंदर सर्दी से लोगों के मरने का खदशा है, और इस उम्मत के पास इतना सिर्फ जो है इस्लामी अरब दुनिया के अंदर इतना खाना जाया होता है कि अगर वो पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, जो जाया होने वाला खाना है, जो फेंके जाने वाला खाना है, तो दुनिया की भूख खत्म हो जाए, तो क्या एक जो है अफगानिस्तान की भूख हम खत्म नहीं कर सकते? क्या कश्मीरियों के लिए हम आवाज नहीं बुलंद कर सकते? लेकिन बदकिस्मती है, अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी मसलहतें हैं, और फिर हमें इंसानी हकूक का दर्ज करें वो आ जाते हैं हमारे पास। तो हमारे आका व मौला सय्यदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ खुतबा हुज्जतुल विदा है, हमारे पास कुरान है, जहाँ सिर्फ इंसानों के नहीं, वहाँ तो जानवरों से लेके दरख्तों तक के हकूक है। जहाँ पर घास का हक है कि मैदान जिहाद में भी आप घास को नहीं रोक सकते, लेकिन बदकिस्मती है हम भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे अमल नहीं करते, और दुनिया जो है वो हमारी इसी कमजोरी से फायदा उठाती है, और इसी वजह से फिर हम अपना हाल भी देख लें। हाफिज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने ख्यालात का और कुछ हद तक जज्बात का भी इजहार किया। हम ये बात बार बार कह के कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना। जब तक उम्मत मुसलमा खुद अपने मसाइल को लेकर अपने माशी मफादात को उन पर तरजीह नहीं देगी, तरजीह से निकलेगी नहीं उस माशी मफादात से, तब तक ये मामलात हल नहीं होंगे। माशी मफादात हमारी तरजीह हैं, इस्लामी ममालिक खुद ही बटे पड़े हैं, तो हम उन बैनुल अक़वामी ममालिक की तरफ क्या देखें जिन्होंने इनके मसाइल का हल करना है। आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, बहरहाल हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक कश्मीरियों की मुश्किल आसान करे। बैक टू एक्सप्रेसो। आज एक और डिफरेंट टेस्ट आपको देते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है जो कि हमने आपको दिखानी है, और वो रिपोर्ट है तमाम उन लोगों के लिए जो कि फार्मूला 1 रेसिंग के ऊपर जिनका उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, जो उसको बड़ा फॉलो करते हैं। सो जनाब जद्दा के अंदर होने वाली है, जो एक नया ट्रैक वहाँ पे बिछाया गया है, जो बना है, उसके अंदर एक रेस हुई है अब से कुछ दिन पहले, लेकिन अभी जो रिसेंट चैंपियनशिप होने वाली है इतवार की रात 10:30 बजे, वो आपने देखनी है। उस हवाले से तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले क्या कॉम्पिटिशन हुए, और खासतौर पर जो लुइस हैमिल्टन है और वेस्टमैन है जो कि इससे पहले इन रेसेस को जीत चुके हैं, वो इस वक्त कहां स्टैंड करते हैं, ये मुकाबला कैसा होने जा रहा है। उसामा मजनी कंपाइल किया इन तमाम फैक्ट्स को फार्मूला 1 लवर्स के लिए। सो देखते हैं आज के सेगमेंट खेल में। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज लेकर जा रही है हमें गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में, और उसकी तारीखी अहमियत के हवाले से बता रही है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीखी अहमियत के हामिल गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर का शुमार पाकिस्तान के कदीम तरीन कॉलेजेस में होता है, और ये इस वक्त बिलाशुबा पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है। 1886 में कायम होने वाला ये स्कूल
हिंदू फिलोसोफर और सोशल लीडर दयानंद सरस्वती के नाम से मंसूब किया गया। कई दहाइयों पर सफर करता ये स्कूल पहले कॉलेज और फिर आज़ादी के मतवालों की अमाजगाह में तब्दील हुआ। आइए चल के करते हैं इस्लामिया कॉलेज की सैर और आपको बताते हैं इसकी दिलचस्प हिस्ट्री के बारे में। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली, आज़ाद कश्मीर के पहले सदर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली, मलिक मिराज खालिद, मजहबी स्कॉलर और मजहबी सियासी शख्सियत मौलाना अब्दुल सत्तार न्याजी, स्कॉश के बेताज बादशाह जहांगीर खान और दीगर शख्सियात ने यहाँ से तालीम हासिल की। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। नाजरीन, इस वक्त हमें सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में डॉक्टर असगर याजदानी ने ज्वाइन किया है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कॉलेज की हिस्ट्री क्या है। सर, सबसे पहले तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस स्कूल की हिस्ट्री क्या है, कब बना, किसने बनाया? अच्छा, अब तो इसको स्कूल ना कहें, अब तो ये पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है। जी। कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है। 1886 में गालिबन 1 जून 1886 था। आर्या समाज तहरीक जो आपने मशहूर सुनी है बड़े सगीर की, उसके जो बानी थे देव आनंद सरस्वती। ये DAV स्कूल था। अच्छा। DAV। हाँ जी। तो जो मैंने बताया कि देव आनंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ये जो हाल तारीखी आप देख रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े तारीखी लोग आए, उस वक्त ये सारी बिल्डिंग मुखय्यर हजरात ने ज़ाती जेब खर्च से पैसे दिए और वो बहुत से इसमें हिंदू जो मुखय्यर हजरात थे उनसे ये इमारत तमीर हुई है। ये आइए मैं आपको दिखाता हूँ उन मुखय्यर हजरात के नाम जिन्होंने अपने ज़ाती खर्च से, जेब खर्च से वो अतिया दिया और उनके नाम वो अभी तक हमने उनको महफूज रखा हुआ है। और ये जो पत्थर आप देख रही हैं, ये इसी जगह ही लगाया गया था। अच्छा, ये जो स्टोन आप देख रही हैं, हाँ जी, ये जब ये कॉलेज बना है, जिन लोगों ने पैसे दिए ये ही नस्ब किया गया था। अच्छा। हमने इसको महफूज रखा हुआ है और ये हिंदी ज़बान में ये सारी इबारत लिखी गई है, मुखय्यर हजरात के नाम लिखे गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम इसको पढ़े कैसे हैं, आफरीन उन लोगों पर कि सेम जो इबारत है वो उधर इंग्लिश में भी लिखी गई है। आइए दिखाते हैं आपको। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग में अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि ये पढ़ते कैसे हैं लोग? जी जी, ये देखिए। अच्छा, ये लाइन टू लाइन है। पिछले दिनों इंडिया से एक डेलीगेशन आया हुआ था। अच्छा। तो उनको विजिट करवाना था पूरा कॉलेज, तो मैंने इधर से शुरू किया जिधर से आप इब्तिदा कर रही हैं। तो मैंने उनको जब ये दिखाया तो मैं उस कतबे पर ले गया उनको, हमें तो समझ नहीं आता था, वो तो रोने लग गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? 8-10 लोग थे, तो उन्होंने हाथ रखा, ये गालिबन 10वां नाम था या 8वां था, मुझे सही याद नहीं है। कहने लगे कि ये मेरे दादा थे जिन्होंने पैसे दिए, और वो लिपट कर रोने लगे, तस्वीरें खिंचवाई। और यकीन करें कि हम भी आबदीदा हो गए। वो लोग थे सही मानों में मिशनरी लोग। अच्छा सर, अगर बिल्डिंग की थोड़ी सी बात की जाए, इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए, तो क्या ये बिल्डिंग जब से बनाई गई अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है या इसमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, चेंजेस वक्त के साथ साथ तब्दीलियां की गई हैं? अच्छा, जहाँ तक दिल्ली की बात है, ये कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग्स है, जैसे ये है, हाँ जी, ये एक हेरिटेज का हिस्सा है। इसमें हम चाहते हुए भी इसमें तब्दीली नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। इसे जब भी कोई थोड़ी बहुत इसमें रिपेयर भी करनी हो, अमेंडमेंट करनी हो, तो हुकूमत पंजाब से इजाज़त लेनी पड़ती है। अच्छा। इसमें महकमा सारे कदीमा आर्काइव्स वो इन्वॉल्व होते हैं, वो हमें NOC जारी करते हैं। अव्वल तो वो खुद करवाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अलबत्ता इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं, जैसे ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, हाँ ये टावर है, और कुछ हिस्से ऐसे जो रिपेयर होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके चैनल के तवसत से कोई बात पहुंचेगी और ये बिल्डिंग जो इंशाल्लाह प्रिजर्व होगी। सर, यहाँ पे जो हमें एक बुलंदो बाला टावर नजर आ रहा है, इसकी भी कोई खास हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हमें बताएं। ये कुछ दिन पहले मुस्तनसर संतारड़ जो हमारे मुल्क के बड़े सफरनामा निगार है, वो आए हुए थे और वो बता रहे थे कि वो रिसर्च कर रहे थे भगत सिंह पे। भगत सिंह जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, हुर्रियत पसंद सिख रहनुमा थे। कहा जाता है कि इस टावर के ऊपर चढ़कर अब हम जा नहीं सकते, ऊपर बड़ी जगह। कहते हैं कि उन्होंने जब गोली चलाई तो इसके किसी सुराख से निकाल के उन्होंने फायर किया था। सर, बताइएगा कि DAV कॉलेज इस्लामिया कॉलेज में किस तरह से तब्दील हुआ? ये बहुत अहम सवाल है। व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि जो हिंदू मुखय्यर हजरात ने DAV स्कूल बनाया, जो बाद में कॉलेज बना, तो मुसलमान जो थे वो भी किसी से कम नहीं थे। ये जो मैंने कहा आर्या समाज तहरीक चल रही थी और वो हिंदुओं के लिए काम रही थी, इसके पैरेलल एक और तहरीक भी चल रही थी जिसे हम अंजुमन हमायत इस्लाम कहते हैं। वो कि वो बाद में बनी,
लेकिन 1884 में गालबन काजी हमीदुद्दीन साहब ने शेरांवाला गेट में एक स्कूल कायम किया, उसका नाम रखा इस्लामिया स्कूल, जो बच्चों की तालीम के लिए था। उस स्कूल को फिर बाद में इंटर का दर्जा मिला। 1896 में वो BA का क्लासेस शुरू हो गई और ये पहला कॉलेज था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हुआ, अलहाक इसका हुआ। और फिर 1900 में तक ये एक मुकम्मल कॉलेज बन चुका था जहाँ BA की क्लासेस वगैरह होती थी। 1907 में इन्होंने एक जगह ली 8 एकड़ ब्रांड रथ रोड के पास, जहाँ एक बड़ी पुरस्को इमारत बनाएगी जो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, आपने सुना हुआ है। वो हमारा असल कॉलेज जिसे कहते हैं, ये कॉलेज उसका हिस्सा रहा है। अच्छा। तो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज मार्ज वजूद में आया। ठीक हो गया। बड़ी अहम बात जो बताने की ये है कि इसके बाद एक ऐसा मोड़ आता है 1947 का, जब पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बना तो इधर से हिंदू उधर गए, उधर से मुसलमान पनाह गज़ीन आए। ये जो अदारा था, ये कॉलेज था, ये एक उनकी पनाह गाह बना, एक कैंप बना। हम आपको ऐसी बिल्डिंग्स दिखाएंगे जो अब भी आपको पता चलेगा कि ये पनाह गज़ीनों की वजह से वो डिज़ाइन भी एक है और वहाँ पर वो अब रह रहे हैं उस वक्त। जब पनाह गज़ीन जो थे ये सेटल हो गए तो फिर यहाँ 2 अदारे कायम हुए। एक था LSMF, लाइसेंस्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यानी कि मेडिकल कॉलेज। ये जो MBBS और BDS की डिग्रियाँ ये उसकी बदली हुई शक्ल है। अच्छा। और आधा कॉलेज जो था यहाँ पर मदरसा तालीमुल इस्लाम कायम हुआ। ठीक है। और गालबन 1954 और 55 की बात है यकीनन कि 1954 में ये जो अदारा था, जो मेडिकल कॉलेज मैंने कहा, ये बहावलपुर शिफ्ट हो गया। 1955 में ये जो तालीमुल इस्लाम था ये रबवा शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो ये बिल्डिंग जो थी अंजुमन हमायत इस्लाम ने ये कहकर हासिल की कि हम इसको रेनोवेट करेंगे और यहाँ पर अदारा बनेगा, तो फिर ये अंजुमन हमायत इस्लाम के पास आ गया। तो 1955 से लेकर 1958 तक ये अदारा इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के अंडर था। अच्छा। यानी कि प्रिंसिपल एक ही होता था। हाँ जी। जो इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में बैठते थे और ये कॉलेज जो था उसका हिस्सा था। उधर इंटर की क्लासें होती थी, इधर BA की क्लासें होती थी। 1958 में ये आज़ाद तो नहीं कहना चाहिए, ये अलग हो गया मुकम्मल तौर पर और ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस बन गया और यहाँ का प्रिंसिपल अलग हो गया। ठीक है। 1972 में जब गवर्नमेंट ने अदारे नेशनलाइज किए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, तो इस अदारे को भी नेशनलाइज किया गया। तो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस था, तो फिर इसका नाम हो गया गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। ठीक और है। अभी इसी साल गवर्नमेंट ने इसके नाम में तब्दीली कर दी है, ग्रेजुएट। अब इसको कर दिया है गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर। सर ये जो एक कॉलेज का हिस्सा है ये भी बड़ा हिस्टोरिकल लग रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री है? वैसे मैंने कहा पूरा कॉलेज हिस्टोरिकल है और इसकी एक खास अहमियत है जी। आपने एक बहुत बड़े मुखय्यर आदमी का नाम सुन रखा है जिसकी बड़ी खिदमात है लाहौर के लिए, सर गंगाराम। ओह यस। ये गंगाराम की तरफ से गिफ्ट है, जिन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने बिल्कुल। बेशुमार यहाँ इमारतें बनाई, ये म्यू अस्पताल का हिस्सा बनाया। तो सर ये पोर्शन ये उन्होंने बना के गिफ्ट किया, किस तरह से? क्या इसमें कोई लाइब्रेरी है, क्या ये पोर्शन है? इसके लिए फंडिंग की। ये वो इतने बड़े आदमी थे कि ऐसी ऐसी जगहों पे भी उन्होंने काम किया, जैसे रेनाला खुर्द में उन्होंने एक नहर के ऊपर एक छोटा मिनी बिजली घर बनाया अपने ज़ाती पैसों से, और आज तक लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बच्चों के लिए ये पोर्शन बनाकर गिफ्ट किया और ये स्टोन उसी वक्त का इसी जगह लगा हुआ है जहां उन्होंने लगाया। सर इस वक्त अगर बात की जाए इस्लामिया कॉलेज की, यहाँ पर कितने तालिब इल्म जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं? इस वक्त 10,000 के करीब तालिब इल्म हैं। जब कुछ अर्सा पहले तक यहाँ BSc होती थी उस वक्त तो तादाद 10,000 से बढ़ जाती थी। अब BSc चूँकि ख़त्म हो गई है और यहाँ BS शुरू हो गया है तो अब तादाद कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी ये 8-10 हज़ार के करीब तालिब इल्म होते हैं जो सिर्फ शहर से नहीं बल्कि इस कॉलेज का एक नाम है, दूसरे शहरों से लोग आते हैं दूर दूर से। ये हमारा हॉस्टल है, वहाँ पर वो भरा हुआ है लड़कों से। तो ये कॉलेज इस लिहाज से बड़ा ही अट्रैक्शन रखता है कि यहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी है। 200 के करीब यहाँ स्टाफ है और मोस्टली PhD डॉक्टर और MPhil है। आपने बताया कि इस टावर की भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा, इस टावर की बड़ी हिस्टोरिकल और रोमांटिक हिस्ट्री है। जिस तरह लोग मरने वाले के लिए यादगारें बनवाते हैं मोहब्बत से, ताजमहल आगरा जैसे एक मोहब्बत की यादगार है। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी महबूब बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। और ये बड़ा डिफरेंट है इसलिए कि ये
एक खातून मालन देवी जिसका नाम था जी, इसने अपने शौहर की याद में बनवाया और इस कॉलेज को इन्होंने ये डेडिकेट किया, तोहफा दिया। अच्छा, ये जो लाइब्रेरी है इसका नाम कदीमी था हंसराज लाइब्रेरी। अच्छा, हाँ जी, ये लोगों को पता नहीं होगा कि हंसराज कौन थे। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कॉलेज की जो बुनियाद है वो तो देवानंद सरस्वती ने रखी, लेकिन इसके जो पहले सरबराह थे वो महात्मा हंसराज थे। सर अगर इस लाइब्रेरी में किताबों की बात की जाए तो कितनी तादाद होगी किताबों की? इसमें किताबों की तादाद 50,000 के करीब है। अच्छा, जी, 50,000 हाँ, के कोई करीब। 47-48,000 किताबें हैं। इसके 3 फ्लोर हैं और सबसे बड़ी बात जो लाइब्रेरी की खसूसियत वो ये है कि बहुत कम लाइब्रेरियाँ हैं जिनकी क्लासिफिकेशन हुई है, कैटलॉगिंग हुई है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी ज़बरदस्त कॉलेज की हिस्ट्री जान के, इतनी दिलचस्प हिस्ट्री थी इसकी। थैंक यू। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमारी मुलाकात करवा रहे हैं शमा बाकिर से, जिन्होंने सर की है पसुकोंस। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज हमारी बड़ी ख़ास मेहमान है और ख़ास मेहमान का तारुफ कराने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि पसुकोंस जब सर की गई 2021 में, तो ये जब खबर आई तो उसमें मालूम हुआ कि उस टीम में 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। और मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात ने जन्म इसलिए लिया कि पसुकोंस बहुत ही मुश्किल तरीन पहाड़ है। उसका शुमार बेशक 6000 में होता है, लेकिन अपने वर्टिकल क्लाइम की वजह से और बहुत सारी आमूदी इस तरह की है कि वहाँ पे बहुत ही टेक्निकल है वो पहाड़ और बहुत ही मुश्किल पहाड़ है, जिसकी वजह से वो कभी सर नहीं हुआ। उसकी जो समिट है, एक्चुअल जो उसकी समिट है वो आज तक सर नहीं हुई थी, तो इसी वजह से नहीं हुई थी। और एक टीम है अब्दुल जोशी की सरबराही में, उन्होंने वो सर की और उसमें 2 ख़वातीन शामिल थी जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उनमें से एक शमा बाकिर हैं जो हमारे साथ बैठी है। बहुत शुक्रिया शमा। थैंक यू सर। शमा, बहुत सारे सवालात हैं। पहले तो मुझे बताइए कि ये जो फैसला था, क्योंकि अब्दुल जोशी उससे 2 साल पहले उन्होंने ट्राई की थी, लेकिन वो एक हादसे की वजह से वो नहीं उसको कंटिन्यू कर पाए, लेकिन मतलब फिर आपको चांस मिल गया, 2021 में आप गई। आपने क्या सोचा? सबसे पहले तो ये कि आपने खुद अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था या आपको जोशी ने या किसी ने कहा था कि आप ये करें? सर ये टीम तो पहले से बन चुकी थी, पूरा टीम की शक्ल दे दिया था, 11 लोगों के पहले से सिलेक्शन हो गए थे। लास्ट 3 दिन रह गए थे तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं भी जाऊंगी। तो जो टीम मेंबर्स थे वो ऑलरेडी सारे शॉक्ड हो गए थे कि इतना क्विक डिसीजन आपने कैसे ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जाऊंगी और मेरे अंदर एक जज्बा में जा सकती हूँ। शमा, ये बताइए कि उससे पहले माउंटेनियरिंग की किन तरबियती मराहल से आप गुजरी थी, या आपने यानी इसमें शोबे में क्या किया था पहले? मैं एक कहूँ कि एक लकी गांव से मेरे ताल्लुक़ है, जहाँ पे जिसको द वैली ऑफ माउंटेनियर्स कहा जाता है। एक छोटी सी गांव है, उसके अंदर सर्दियों की हमारी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती है कि वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती है, वो स्की के हवाले से हो, आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, इस तरह की तरबियत होती है। तो मेरी बचपन से इस तरह की कामों में बड़ी दिलचस्पी रही है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मैंने सीख लिया था उधर से। तो वहाँ पे एक माउंटेनियरिंग स्कूल भी है, तो उसका भी आप कोई हिस्सा रही है? उसकी भी हिस्सा रही, लेकिन फोकस पाकिस्तान जो कि हर साल छोटे छोटे प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो उन्हीं में मैंने ज़्यादा हिस्सा ली है। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने पसुकोंस यानी सर करना शुरू करते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल इस हवाले से है कि ऊपर वर्टिकल्स भी हैं और फिर आपको रॉक क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, और एक ख़ास एल्टीट्यूड से ऊपर रॉक क्लाइंबिंग बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो कोई ऐसी जगह माउंटेनियर हो या ट्रैकर हो, कोई ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जहाँ पे उसको लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी है और मतलब ये आइंदा कभी ऐसा हुआ तो मैं कभी नहीं करूँगा, और शुद्ध अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो तो मैं वापस चला जाऊँ, ऐसी कुछ सूरत हाल इसमें हुई थी? ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। बहरहाल एक ऐसे रास्ते थे कि हर कदम पे मतलब इंसान डर के साथ हौसला खुद ब खुद, टीम एक ऐसे मजबूत टीम थी कि वो हौसला दिलाते थे। डर तो लगती थी बीइंग अ गर्ल कि हमने आइस क्लाइंबिंग तो करते रहते हैं, लेकिन रॉक तो हमारे लिए फर्स्ट टाइम थी, और एक तो वो लूज रॉक थी, तो ना एक दूसरे के साथ साथ जा सकते बंदे, दूर दूर एक दूसरे से। लेकिन हौसला मेरे अंदर ये थी कि मुझे हर कदम पे ये लगती थी कि हम इसको अचीव करेंगे और
बस वही हो गई, हमने अचीव कर ली। इसमें आइस क्लाइंबिंग भी शामिल थी, इसमें ऊपर जाके किसी जगह पे? आइस भी शामिल थी, क्योंकि जो हमारी समिट पोर्शन थी उसमें आइस प्लस रॉक थी। तो वो आइस क्लाइंबिंग इस वजह से, जिस तरह आपने देखा था कुछ तस्वीरों में कि वो बिल्कुल वाटरफॉल की तरह पे की तर्ज पे इस तरह वर्टिकल था, तो उस पे आपको क्लाइंब करना पड़ता था, यानी आइस क्लाइंबिंग? हाँ, उस पे हमें जो लास्ट कैंप 4 से ऊपर हमें जो है आइस के साथ रॉक क्लाइंबिंग करते हुए। शमा, अपने पहले भी पसुगोंज तो डेफिनेटली आप जब भी गिलगित से आती होंगी तो नज़र पड़ती होगी, तो पहले जो नज़र पड़ती थी पसुगोंज पे और अब जो नज़र पड़ती है तो उसमें फ़र्क है? हाँ, क्योंकि लोग उसके साथ तस्वीर बनाते हैं। मैं वही लकी हूँ कि मैं उसके ऊपर से जाके नीचे मैंने तस्वीर बनाई है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि अब रजब अली शाह जो है, उनका कोई रिलेटिव है आपके साथ? क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बहुत बड़े माउंटेनियर। ओवरऑल टीम में सारे एक दूसरे नहीं, रजब शाह साहब की बात कर रहा हूँ। वो उसकी कोई रिलेटिव हमारी टीम की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रजब शाह, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े माउंटेनियर जिनका ताल्लुक शिमशाल से है, वो आपके रिलेटिव है? जी, क्लोज रिलेटिव। हाँ, क्लोज रिलेटिव। क्योंकि मुझे एक दफ़ा याद आया कि हमारे बहुत ही, आपको मालूम है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, तो आपके शिमशाल की एक दोस्त उनको मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि रजब के साथ आपका क्या? तो उन्होंने कहा वो हमारे कज़न है या कुछ इस तरह। उन्होंने कहा नहीं यार, पूरा हुंजा जो है वो एक दूसरे का कज़न है। जो किसी से भी रिश्ता पूछा जाए तो वो कहते हैं कि मैं वो फलां मेरा कज़न है। मुझे एग्जैक्ट रिश्ता बताओ कि वो एक्चुअली रिश्ता है क्या? क्योंकि वहाँ पे हर बंदा जो है ना दूसरे का कज़न है। तो रजब शाह साहब आपके साथ यानी रिलेशन क्या है? रिलेशन रजब शाह की वाइफ और मेरी नानी सगी बहन। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि जो रजब साहब कभी एक इन्फ्लुएंस तो है ना, इतने बड़े माउंटेनियर, तो आप तो बच्चे होंगे उस वक्त, तो आप उनको भी आपने थोड़ा सा देखा कि मतलब बचपन से ये ख्वाहिश या कि हम भी माउंटेनियर बनेंगे बड़े होके? भाई समीना बेग भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल ऑफ कोर्स हो सकती है। उसकी स्टोरीज तो हम सुनते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है कि वो उसकी चीज़ें, लेकिन उसके अचीवमेंट के बारे में हमें बहुत सारी स्टोरीज सुनने को मिलते हैं। और समीना बेग? समीना बेग आपकी कज़न तो होंगी यकीनन। स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही गांव के अंदर रहते हुए भी हमने एक दूसरे को प्रैक्टिकली नहीं देखा। अच्छा, ज़्यादा नहीं देखा है। सही। नेक्स्ट, अब ये बताएं कि आपका एक सफ़र तो शुरू हो गया है, आपने एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ जो है वो सर कर लिया। अब बताइए कि अगला ख्वाब क्या है? अगला ख्वाब अभी हमने एक हर कोई न्यू काम करके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग कि हम लोग क्यों ना हम वुमेन्स के लिए एक अलग एक्सपीडिशन अरेंज करें जिसमें वुमेन्स लीड करें। अच्छा, यानी पूरी टीम जो है वो वुमेन्स की बने। अच्छा, ये कोई बहुत ही अनोखा वाक़या होगा और बहुत ही कमाल वाक़या होगा। मतलब आप देखिए कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो एक ख़ास उनकी परवरिश इस तरह की जाती है कि एक डर जो है वो बड़ा एक चीज़ होती है ना, कि मतलब ख़वातीन डरती हैं। और आप कह रही हैं कि आप किसी बड़े पहाड़ को, ख़वातीन की एक टीम होगी जो किसको सर करेगी, मतलब ये तो कमाल हो जाएगा। अगर हमारा अपने हौसला देखना चाहिए कि हम किस हद तक कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पोटेंशियल है तो हम कर सकते हैं। तो कोई, मैं पूछ सकता हूँ, अगर ये अभी तक कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल नहीं है, कोई बहुत राज नहीं है, तो मैं उस पहाड़ का नाम जान, उस खुशबख्त पहाड़ का नाम जान सकता हूँ, वो कौन सा है? नहीं, फिलहाल हमने अनाउंस हमें कोई वो डिसीजन, लेकिन हम ये एक मंसूबा बना रहे हैं कि हम एक टीम बनाएं और हम इस तरह की कोई। अच्छा, चले ये बता दें कि वो पहाड़ जो है वो कब आपका इरादा, यानी नेक्स्ट ईयर या 2022? 2022। अच्छा, 2022 में। तो आप हमें इनवाइट करेंगे? हम मतलब एटलीस्ट हम बेस कैंप पे बैठे होंगे और जब आप ऊपर आएंगी तो हम आपको सैल्यूट तो करेंगे इंशाल्लाह सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत मुतासिर शख्सियत हैं और स्पेशली हमारी ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए और काबिल फ़ख्र हैं। और हम आपसे एक सेगमेंट और भी करेंगे किसी टाइम, और उसमें मैं एक्चुअली आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ख़वातीन जो हमारी हैं वो को पैमा कैसे बन सकती हैं, वो कौन से मराहल हैं जिनसे गुजर के वो को पैमाई की वो जो तरबियत है वो हासिल कर सकती है, और वो को पैमा बन सकती है, और को पैमाई जो है वो क्यों ज़रूरी है, इस तरह के सवालात भी हैं। तो हम किसी और सेगमेंट में करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज का हमारा जो टॉपिक है, चूंकि जुम्मे का रोज़ भी होता है और हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई एक इस्लामिक टॉपिक लेकर उस पर गुफ्तगू करें। सिला रहमी की बरक़ात और कता रहमी के नुकसानात के हवाले से हम आपको बताएंगे कि रहमत, शफ़क़त, हमदर्दी वो साफ़ हैं जिन्हें अल्लाह ताला बेहद पसंद फरमाते हैं। मखलूक खुदा के साथ रहमदिली से पेश आना, क़राबतदारों के साथ अच्छा सलूक करना और इसारे नफ्स से काम लेना सिला रहमी कहलाता है। और ये सब औसाफ
तभी मुमकिन हो पाते हैं जब कोई इंसान हुस्न सलूक को अपनी ज़िंदगी की आदत बना लेता है। अगर कोई शख्स ज़रूरत के वक्त लोगों पर रहम ना करे तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे से नाराज़ तो होते ही हैं। और हुस्न सलूक जो सलूक का दायरा है वो सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, बल्कि हर जानदार और हसास मखलूक तक इसे वसअत दी गई है। बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी के लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर। आज हम सिला रहमी की बरक़ात और क़ता रहमी के नुकसानात पर बात करेंगे कि इसका माशरे पर क्या असर होता है। हमारे साथ इमरान बशीर साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो हमें कैसे हमारी रहनुमाई कर पाएंगे। अलावा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। अभी माजी करीब में जो कुछ वाक़यात हुए हैं, जैसे कि सियालकोट के अंदर पेश आने वाला वाक़या, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस हद तक शिद्दत पसंदी हमारे माशरे के अंदर बढ़ती जा रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, और ये जो सिला रहमी का एलिमेंट है ये वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, इसार और कुर्बानी कम होती जा रही है, एहसास कम होता जा रहा है। आप हमारे माशरे को देखते हुए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में इस मौजू पे हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं कि ये कितना ज़रूरी है हमारे माशरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, अर्मला बहन, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा की तरह माशाल्लाह चुन चुन के आपको लेके आते हैं जिसकी मुआशरे की जरूरत फरमाए। सियालकोट में जैसे सानेहा हुआ, इसी तरह का एक सानेहा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुआ। यमन के अंदर एक बंदे को कत्ल किया गया, तो जो कातिल था वो बड़ा पावरफुल था। तो उमर को बताया गया कि कातिल बड़ा पावरफुल है। तो उमर फारूक ही थे, इनके बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया शद्दुहुम फी अमरिल्लाह, कि उमर जैसा अल्लाह के मामलात को इतनी मोहब्बत के साथ और इतनी एहतमाम के साथ लेके चलने वाला और कोई नहीं हो सकता। तो फरमाया उमर ने लिया जाएगा, बदला जरूर लिया जाएगा, चाहे आधा इसके में हमें किसास के बदले में अगर वो भी शरीक उसको भी कत्ल किया जाएगा। इमरान भाई, मैं ये कहूंगा कि ये जो सियालकोट का सानिया हुआ है कि बड़ा सानिया है, चूंकि हमारे पड़ोस में ये बिल्कुल फैक्ट्री, इतना अच्छा इंसान, इतने अच्छे अखलाक वाला, मोहब्बत वाला, प्यार बखेरने वाला, ये जुल्म बहुत बड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म वो ये है कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अदालतों में मामला चलते हैं, फिर जेलों में चलते हैं, और फिर हत्ता के वहां से क्राइम यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर वही मुजरिम बाहर आता है कि मैं ये करके गया था। क्योंकि मेरा पूरे पाकिस्तान की जेल खाना जात में जाना होता है, बजाय तरबियत करके निकलने के वहां से और बड़े जालिम बन के निकल रहे हैं। वजह क्या है कि ना हमारी तरबियत पे फोकस है। वालिदैन के दिल दिमाग को देखें तो वहां भी एक भूत सवार है कि बच्चे को सख्ती के साथ समझाया जाए, वहां पर देखें तो वहां भी सख्ती सवार है। नहीं, बल्कि वो तरबियत जो इमामुल अंबिया ने सहाबा की इंसानियत की फरमाई, उस अंदाज को, उस सीरत को हमें पढ़ना होगा। रियासत मदीना, आज हम बड़े अरसे से इसका नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम हम अपने हुक्मरानों को उठा के देखें, हम अवाम को उठा के देखें तो रियासत मदीना की सीरत क्या थी उसकी हवा भी नहीं लगी हुई। बुनियादी बातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पहला खुतबा दिया, रियासत मदीना के जो पहले जर्नैल थे, पहली बात ये फरमाई कि मैं उतना लूंगा जितना एक आम शहरी को मिलेगा। कहा अगर गुजारा न हुआ तो क्या करेंगे? आपकी तो 6 रेशम की दुकानें, बहुत बड़े ताजिर। तो आगे से इरशाद फरमाया अगर गुजारा ना हुआ तो पहले आम रियाया का बढ़ाया जाएगा ये मामला, फिर मैं लूंगा। और दूसरी बात जो फरमाई कि जो तुम में से सबसे बड़ा ताकतवर होगा वो मेरे कागजों में सबसे ज्यादा कमजोर है। वजह ये क्या है कि मैं उससे वो हक लेकर जो उसने जुल्म ज्यादती की है लोगों को दिलवाऊंगा, और जो तुम में से सबसे ज्यादा कमजोर होगा वो मेरे कागजों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। कहीं वो अल्लाह और उसके रसूल को जाके मेरी शिकायत ना लगा दे अगर मैं उसका हक अदा ना कर सका। तो रिक्वेस्ट ये है कि सीरत मुस्तफ़ा को जब तक पढ़ेंगे नहीं
और खाली पढ़ना काफी नहीं है, अपनाएंगे नहीं, उसकी तबलीग नहीं करेंगे, उस वक्त तक मामला चलेगा नहीं। पहली बात। इमरान भाई, इसमें रियासत की जिम्मेदारी मैं चाहता हूं आप जरा उसको भी वाजे करें। आपने वैसे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल दी है और बेहतरीन मिसाल दी है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर रियासत के ऊपर और जो हुक्मरान वक्त हैं उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात को पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचाया जाए, जो कि इनकी एक शक्ल ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल के नाम के ऊपर ये वाक़यात होते हैं, जिनकी शख्सियत सरतपार रहमत है और सभी जहानों के लिए और सभी मखलूक़ात के लिए रहमत है, उनके नाम पे होते हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी रियासत और हुक्मरानों पर है इस वाक़े को बिलखुसूस लेकर। मैं अदलिया को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं और बुखारी की रिवायत है कि जो बंदा अदल की सीट पर बैठकर अदल करता है, ऐसे बंदे को सलाम करना ऐसे है जैसे अल्लाह को सलाम करना। लेकिन अगर वो को प्रेशर लेकर या पैसा लेकर, चाहे वो कहीं का भी हुक्मरान हो, किसी भी सीट पर बैठा हो, वो ये जुल्म ज्यादती करता है, तो इससे बड़ा जालिम इंसान कोई नहीं है। जैसे जहाज अपने मंजर मकसूद तक पहुंचता है तो उसके फवायद बहुत हैं, और क्रैश हो जाए खुदा ना हादसा तो तबाही बर्बादी भी इंतहा की है। ऐसे ही चाहे वो अदलिया से तल्लुक, हमारे पड़ोस में ये वाक़या हुआ, बड़े अच्छे बच्चे थे, हाफिज कुरान बच्चे थे, जिनको सियालकोट के अंदर ये वाक़या, वो भी सियालकोट में वाक़या हुआ, दोनों बच्चे हाफिज कुरान और दो ही भाई थे, दोनों को गलतफहमी की बुनियाद पर मार मार के मार ही दिया गया और ऐसे लटकाया हुआ था जैसे जानवर को लटकाया जाता है। और मेरे जो सुनने में आया है, वल्लाहु आलम, उन सबको जो मुलव्वस है सबको रिहा कर दिया गया। क्या उन इंसानों की कोई कदर नहीं थी? ऐसे ही ये मामला चला, इनको भी कुछ अरसे के बाद अगर रिहा कर दिया जाए तो ये जुर्म बढ़ेंगे। जब तक हम कुरान और हदीस की जो हुदूद हैं, जो किसास हैं, उस पर नहीं आएंगे, रब्बे काबा की कसम, ये हाली हुदूदो क़ियास क़िसास मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए कुरान का ये फैसला है, वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब, ये जो क़िसास का निज़ाम हमने दिया है, इसके अंदर तुम्हारे लिए जिंदगी है। जिन इलाकों में शरी निज़ाम मौजूद है, वहाँ कत्ल व गारत की रेशो ना होने के बकदर, वहाँ चोरी चकारी की रेशो ना होने के बकदर, वहाँ हमारी माओ बहन बेटियों की इज्जतें पामाल होने ना होने के बकदर, लेकिन जहां पर सारा कुछ करके फिर छोड़ दिया जाता है पैसे की बुनियाद पर या प्रेशर की बुनियाद पर, तो वहां फिर ये जो कुछ हो रहा है ये बहुत थोड़ा है, ये मजीद आगे बढ़े। अच्छा इमरान भाई, अब एक और इसमें बड़ा अहम नुक्ता वक्ती कभी कभार उस पर भी जरा रोशनी डालते जाइए। मैंने देखा है कि कम से कम साने सियालकोट के अंदर भी और उमूमी तौर पर भी जो पकड़े जाते हैं लोग या जो मुलव्विस होते हैं, इनकी उम्रें 19 साल, 20 साल, 21 साल, ये नौजवान होते हैं, बिल्कुल कच्ची उम्र के नौजवान जिन्हें कहा जाता है, जो कि इन वाक़यात में मुलव्वस होते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि बज़ाहिर या तो तरबियत का बहुत शदीद फुकदान है कि इन बच्चों को बाकायदा तौर पर उन ऐसी तालीमात दी नहीं जाती जिसके तहत वो ऐसे किसी भी वाक़े के अंदर बुर्दबारी का मुजाहरा करें या सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, या फिर उम्र का भी एक हो सकता है कि जी उम्र ऐसी है कि उसमें उनको समझ नहीं आती। इसमें फिर तरबियत का और फैमिली का, वालिदैन का बड़ा असर आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप ज़रा इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो 10 के करीब नसीहतें फरमाई, सूरह लुकमान का पूरा दूसरा रुकू, मैं तमाम असातिज़ा से और तमाम वालिदैन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि उस रुकू का जरूर मुताला करें। उसमें एक बात ये भी फरमाई अपने बच्चों की तरबियत करते हुए कि ए मेरे बच्चे, अपनी आवाज को ऊंचा मत करना, ला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अकड़ के मत चलना और ऊंची आवाज, ये तो जानवरों का शेवा है, जानवरों का ये मामला है, अपनी आवाज को पस्त रखना। इसलिए सैयदना अली अल मुर्तजा के बच्चों की माँ ने तरबियत क्या फरमाई, बीबी फातिमा ने, करोड़ों रहमत नाज़िल हो सलामुल्लाहि अलैहा पर, कि फरमाया सारी जिंदगी बाप के आगे नहीं चलना, सारी जिंदगी बाप से पहले बैठना नहीं, सारी जिंदगी बाप का नाम लेके नहीं पुकारना, और बेटा गुस्सा कभी ना करना। तो ये तरबियत वालिदैन और असातिज़ा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कूलों में, कॉलेजेस में तरबियत के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाए। डिग्री कम ले लें, ऐसी डिग्री का क्या फायदा कि जो वालिदैन का गिरेबान आके पकड़ रहा है, असातिज़ा के साथ बदतमीजी की जा रही है, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटियां हो,
हर जगह पर असाजा का अदब, एहतराम, इन चीजों पे तवज्जो दी जाए तो अल्लाह के फजल करम से एक बेहतरीन मुआशरा बनता चला जाएगा। ठीक है राम साहब, अभी आपने मुआशरे का जिक्र तो किया, ऑब्वियसली जहां हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी, हर एक इनफरादी तौर पर हमें कोशिश करनी चाहिए और अदम बर्दाश्त भी उसमें से एक फैक्टर है जो हमें रोकता है और जो सिला रहमी का जो एक मामला होता है उसकी वजह से हमारे ओवरऑल मुआशरे में देखा जाए तो हम आम रूटीन के वाकयात में भी बहुत अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से शायद हमारे अंदर से वो एसेंस खत्म होता चला जा रहा है सिला रहमी के हवाले से। एज अ मुआशरा, एज अ इंडिविजुअल हमारी क्या जिम्मेदारी है दूसरों को लेकर, जब हम अपने घर वालों से शुरू हों या आम सड़क पर चलते हुए इंसान की बात करें, हर इंसान के ऊपर हमारी ऑब्वियसली एक जिम्मेदारी होती है, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हमें अपने बड़ों के वाकयात को तो बार बार पढ़ना चाहिए। अभी हम परसों उस्ताद मोहतरम मौलाना तारक जमील साहब के साथ इस्लामाबाद पीसी के अंदर एक प्रोग्राम किया, बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, उसमें काफ़ी सारे एम्बेसडर हजरात भी थे और तमाम मिनॉरिटी के जो है वो लोग भी मौजूद थे। तो वहाँ उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के समझाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का अखलाक तो ये था कि उनके चेहरे पे कोई एक थप्पड़ मारता तो वो दूसरा गाल भी पेश कर देते, दूसरा मार ले। हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ी सी को बात करता तो आदमी बर्दाश्त। वजह क्या है कि तालीमात वो नहीं दी जा रही, वो तरबियत को फोकस नहीं किया जा रहा। बच्चा सुबह नाश्ता ना करे तो दर्द सर, बच्चा नमाज ना पढ़े तो कोई मसला नहीं, बच्चा माँ के साथ बदतमीजी कर रहा है, बाप को फिक्र ही कोई नहीं, बच्चा बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है, माँ को फिक्र कोई नहीं। खुदारा इन चीजों की तरफ तवज्जो दें कि इसके अंदर क्या बरकत आएंगी, इससे इंशाल्लाह तरक्की होगी। इसमें एक छोटा सा वाकया शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का मैं सुनाना चाहूंगा, जो इमाम काबा हैं। फरमाते हैं हमारे घर में फक्र और फाके की इंतहा थी और मैं छोटा सा बच्चा था, माँ ने उधार लेकर मेहमानों के लिए खाना बनाया, मुझे क्या शरारत सूझी, मैंने मट्टी पकड़ी और हंडिया में डाल दी और माँ बेसाख्ता रोना शुरू होगी कि अब मेहमानों को क्या खिलाएं। इसी असना में माँ ने मुझे सीने से लगाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ इस गुस्से के वक्त में कि मेरे बेटे को इमाम काबा बना दे। तो वो रो पड़े फूट फूट के कि मैं तो एक मस्जिद का इमाम बनने के काबिल ना था, रब ने मुझे पूरी दुनिया का इमाम बना दी। ठीक है। तो गुस्से के वक्त दुआएं मांगी जाएं और इसके तज़किरे किए जाएं बार बार। इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत ही अहम मौजू है इस वक्त, मुझे लगता है कि ये सबसे अहम मौजू है जिस पे बात की जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी सिन्फ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की, उनके असाब की, उनके अहले बैत की, कि उनमें बर्दाश्त थी। बर्दाश्त तो इस्लाम का कहना चाहिए कि एक ऐसा मरकजी नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द पूरा इस्लाम घूमता है और सब्र करने वालों का दर्जा तो सबसे ज़्यादा है अल्लाह पाक के नज़दीक। और वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की 143वीं उनका जो यौम पैदाइश है वो मनाया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 को रियासत रामपुर में पैदा हुए। आप 11 साल की उम्र में अलीगढ़ आए और 20 साल की उम्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA का इम्तहान पास किया। आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। आप सरकारी ओहदों पर भी तैनात रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी रहनुमाओं में मोहम्मद अली जौहर भी शामिल थे। आपने कलकत्ता में अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा अखबार कॉमरेड जारी किया। इस अखबार में पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिमायत में बहुत कुछ लिखा। आपके जारी करदा उर्दू अखबार हमदर्द और कॉमरेड अखबार ने मुसलमानाने पाको हिंद का सियासी तसव्वुर बेदार करने में बड़ी मुआवनत की। आपने कभी भी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया और हमेशा आज़ादी हिंद के लिए कोशा रहे। आप बेअक वक्त बेबाक सहाफ़ी, बेमिसाल कलमकार, पुरअसर शायर, बेहतरीन अदीब भी थे। 1930 में गोल्ड मिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड गए तो आपने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि तुम अंग्रेज़ मेरे मुल्क को आज़ाद नहीं करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, और इंग्लैंड में ही खालिक हकीकी से जा मिले। इसके साथ साथ कुछ न्यूजीलैंड के हवाले से भी अपडेट देनी है और लाहौर में एक इवेंट भी हो उसके हवाले से बताया। लेकिन न्यूजीलैंड के हवाले से आपको बताया तो आइंदा नस्लों में सिगरेट नोशी खत्म करने के लिए मनसूबाबंदी उन्होंने शुरू कर दी है। इस मनसूबाबंदी के तहत 2025 तक एक ऐसी जनरेशन तैयार होगी जो तंबाकू नोशी के इस्तेमाल से बिल्कुल नावाकिफ होगी। जो उनके मुआविन वज़ीर सेहत है, उनका कहना था कि नए कानून के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों को अपनी ज़िंदगी में कभी भी कहीं से भी सिगरेट खरीदने की
की इजाज़त नहीं होगी और पूरे मुल्क को पाक करने के लिए हर साल इस उम्र की हद में इजाफा कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तानी तो ढूंढ के निकाल के लेके आएंगे। यहाँ पे हर चीज़ का सोल्यूशन, यहाँ पे हर चीज़ का सोल्यूशन है। अच्छा, एक बड़ी इनकी अब एक फेवरेट खबर है, मैं अपने सामने आ गई है तो मैं आपको, ये कल से एक्साइटेड चल रही है कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को लेकर। ओ भाई, क्या शादी थी वैसे, उस शादी के हवाले से शादी थी, क्या शादी थी? आपने इस शादी को, इतनी हाइप थी इंडियन मीडिया ने तो की, लेकिन दुनिया भर में इस पे नजरें लगी हुई थी और बिलाखिर जो उनकी शादी हो गई और सोशल मीडिया पर जब उनके पिक्चर्स आई तो आपको हर जगह पर कैटरीना और विकी कौशल नजर आ रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया कैटरीना के साथ अपनी शादी की पिक्चर शेयर किया। आपको ये बता दूं कि अमेज़न प्राइम ने एक्सक्लूसिव राइट्स ली हैं इंडियन 80 करोड़ रुपीस के इनकी शादी की पिक्चर या इनकी वीडियोस दिखाने के लिए। सो इट्स ये राजस्थान के कले के अंदर इस तकरीब का एहतमाम किया गया है और सबसे ज्यादा लोगों के लिए एक्साइटेड ये था कि क्या सलमान खान इस शादी में शरीक होंगे, तो नहीं, उनका सिक्योरिटी स्टाफ शरीक होगा, वो नहीं होगा। एक अरसे तक इकट्ठे नजर आने वाले सलमान खान और कैटरीना कैफ के हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स मौजूद रहे इस शादी को लेकर कि क्या कैटरीना सलमान खान को मधु करेंगी, मधु किया गया या नहीं। बहरहाल सलमान खान के हवाले से खबरें ये हैं कि इनकी शादी हो गई, इस तकरीब में शामिल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ इस शादी को भारत के अंदर बहुत ज्यादा इस हवाले से भी मौजूद बहस बनाया जा रहा है कि क्या इस वक्त कोविड के बाद बहुत ज्यादा गुर्बत का शिकार जो भारतीय कौम है, क्या उसके सामने इतनी बड़ी, इतनी लग्जोरियस शादियां होनी चाहिए और उसको इतनी पजीराई मिलनी चाहिए। एक सवाल बहरहाल कुछ ये भी लोग उठा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा हीट है जी। और अरमला हसन ने तो आपको बता दिया कि 80 करोड़ में सिर्फ शादी के राइट्स फरोख्त हुए हैं, यानी कि आप शादी के ऊपर भी एक अच्छी बिजनेस डील कर सकते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी 2 अरब रुपए से ज्यादा। यस, तो ये शादी के हवाले से तो हम आपको बता दिया। आप चूंकि शो का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते हम आपको बताते चले कि कल एक इवेंट हुआ दारा बहाली माजूरा इच्छा में इलामा इकबाल से मंसूब नवंबर के महीने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया और दबिस्तान इकबाल ने राइट विजन टीचर ट्रेनिंग एकेडमी यूके के इश्तराक से दारा बहाली माजूरा में तकरीब का इनेकाद किया और तकरीब में मेहमान खुसूसी इलामा इकबाल के नवासे मियाँ इकबाल, सलाहुद्दीन और हफीज जलंधरी की बेटी मिसेज रजा रियाज थी। और सेमिनार से खिताब करते हुए दोनों ने कहा, मियाँ इकबाल सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि वो दारा बहाली माजूरा में माजूर बच्चों के लिए एक अच्छा इदारा है और ये इदारा बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के कुछ औसाफ को भी वाज़ेह किया और कहा कि हमें उनकी फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए, न सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि इस पर अमल करना चाहिए। सेमिनार में जो इदारे के बच्चे हैं उन्होंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ नज़में पढ़ी, उनको खिराज तहसीन पेश किया। ये कुछ मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं और ऐसी तकारीब ऑफ एंड ऑन लाहौर में होती रहती है और होनी चाहिए भी, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी को पढ़ने के लिए, उसके के लिए और उसकी जानिब तवज्जो दिलाने के लिए। तो इसी नोट के ऊपर हमारे इस हफ्ते का ये आखिरी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी लाइव शो में मंडे को, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।